बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर 6 है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस की थी। आज हम कुछ और एप्लीकेशन पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। उन कंपाउंड की जो हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करते हैं उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी को देखें जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, हम एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें तो वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज। पेंट्स एंड डाइज जो रंग होते हैं जो हम पेंट करते हैं दीवारों के ऊपर, जो हम डिफरेंट कलर के पेंट्स यूज़ करते हैं, या फिर अगर हम कोई एडहेसिव मटेरियल्स यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कि चिपकने वाले होते हैं, जिनकी नेचर एडहेसिव होती है, जिनके अंदर थोड़ा सा चिपचिपापन होता है, अगर हम उन मटेरियल्स की बात करें तो उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। अगर हम पेंट्स की बात करें तो पेंट्स की जो एडहेसिव मटेरियल होती है, मीन्स हमने दीवार के ऊपर पेंट किया है और वो पेंट दीवार के साथ जो है वो चिपक जाता है, दीवार के ऊपर सस्टेन करता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सस्टेन करता है। क्योंकि पेंट जो है वो सरफेस के ऊपर, जिस भी सरफेस के ऊपर हम कर रहे हैं उसे, तो वो उस सरफेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इसी तरह अगर हम जो है वो ग्लू की बात करें या फिर जो है वो हम हनी की बात करें, तो ग्लू और हनी के अंदर ये विस्कस से मटेरियल होते हैं और इनके अंदर भी एडहेसिवनेस जो है वो मौजूद होती है, इनके अंदर भी जो है वो स्टिकीनेस मौजूद होती है। तो इनकी जो स्टिकनेस होती है, इनकी जो स्टिकी नेचर होती है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं फूड मटेरियल्स की। फूड मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने प्रोटीन्स के अंदर जो है वो देखा था, आपने लास्ट लेक्चर में जो प्रोटीन पढ़ी, फाइब्रस प्रोटीन जो डिस्कस की थी, उसके अंदर भी आपने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। इसी तरह से डिफरेंट और अगर प्रोटीन्स हैं जिनको हम फूड के तौर पे भी यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। या फिर अगर हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हम फूड मटेरियल में यूज़ करते हैं, जैसे कि पोटैटो के अंदर मौजूद होते हैं, राइस वगैरह के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह, सुक्रोज वगैरह। तो इनके अंदर भी इनकी जो मॉलिक्यूल हैं वो जो सस्टेन करते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सस्टेन करते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैंने एक यहाँ पर मॉलिक्यूल का जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है एक कार्बोहाइड्रेट का, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। अब एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा वो जब दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, ये यहाँ पर ये कार्बन है तो इसके एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो दूसरी तरफ जो है वो हाइड्रोजन होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नज़दीक आता है, या फिर इनके जो कंपाउंड है वो जो सस्टेन करता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सस्टेन करता है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो फूड मटेरियल में भी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, उनके अंदर भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको सस्टेन करने में हेल्प आउट करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल होता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जी क्लॉथिंग के बारे में। क्लॉथिंग डिफरेंट फाइबर्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट हम फैब्रिक्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। वो कहते हैं कि बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स हैव रिजिडिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनके अंदर जो लचक होती है या फिर उनके अंदर जो रिजिडिटी होती है, ये दोनों किसकी वजह से होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती हैं। हम डिफरेंट कलर के फाइबर्स यूज़ करते हैं। फैब्रिक मटेरियल में हमारे पास आर्टिफिशियल फाइबर्स भी जो है वो आ जाते हैं, नेचुरल फाइबर्स भी आ जाते हैं। इन दोनों तरह के में क्योंकि ये भी केमिकल कंपाउंड से ही मिलकर बने हुए होते हैं, तो उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। इसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है और वो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है
स्ट्रक्चर ऑफ आइस को जब हम डिस्कस करते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। देखें, हम ये कहते हैं कि जो आइस है वो लिक्विड को जब हम वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है उसका जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो उसको जब हम फ्रीजिंग कर देते हैं देन वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में। तो अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम आइस को देखें तो या फिर जो है वो हम वाटर के मॉलिक्यूल्स देखें तो उनकी एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं वो। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि जब आइस जो है वो बनती है, मतलब कि जब H2O सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो फ्लोट करता है अपनी लिक्विड फॉर्म के ऊपर। मींस आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो ऐसा क्यों है, वो क्यों फ्लोट करती है? हालांकि अगर हम उसकी केमिकल नेचर देखें तो केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आया, वही हाइड्रोजन है, वही ऑक्सीजन है, H2O मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है आइस में भी और वाटर में भी। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो कि आइस को फ्लोट करवाती है वाटर के ऊपर? इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आप जब बात करते हैं लिक्विड फॉर्म की तो लिक्विड फॉर्म की जब हम बात करते हैं उसमें आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स या फिर जो पार्टिकल्स हैं जो कि उस लिक्विड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो H2O मॉलिक्यूल हम बोलेंगे। अब H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके अंदर जो इंटरेक्शंस होती हैं वो थोड़ी वीक होती हैं। क्यों वीक होती हैं? क्योंकि उनके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट मौजूद होती है जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स एक वक्त में एक दूसरे के साथ बॉन्ड जो है वो बना रहे होते हैं, यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। थोड़ी देर बाद वो ब्रेक होके किसी और मॉलिक्यूल के साथ बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर मूवमेंट हो रही है। एक मॉलिक्यूल अभी इधर पड़ा है तो दूसरे टाइम पे वो थोड़ा सा कहीं और चला जाएगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा अपनी मूवमेंट की वजह से, जिसकी वजह से वो पहले वाले मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड को तोड़ देगा और नेक्स्ट जो है वो मॉलिक्यूल के साथ किसी और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से लिक्विड के अंदर जब हम बात करते हैं, लिक्विड स्टेट में जब हम बात करते हैं तो इन मॉलिक्यूल के अंदर रेगुलरिटी मौजूद नहीं होती, लेस रेगुलरिटी होती है क्योंकि उनके अंदर मूवमेंट हो रही होती है। इसी वजह से फिर जब इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर फ्री स्पेसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड परमानेंट नहीं है वहाँ पे, उसके अंदर रेगुलरिटी मौजूद नहीं है, तो फ्री स्पेसेस भी लेस डेवलप होती हैं। फ्री स्पेसेस लिक्विड फॉर्म में जब वाटर के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होंगी? लेस होंगी। अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट में। जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, तकरीबन हम 4 डिग्री सेल्सियस से जब कम कर देते हैं टेम्परेचर को, तो जो वाटर है वो अपनी लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में आ जाता है? सॉलिड स्टेट में आ जाता है। अब सॉलिड स्टेट में बेसिकली होता क्या है? इन अ सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो इंटरेक्शन है वो मजबूत हो जाती है। अब यहाँ पर जो हम इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ रहे हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड फॉर्म में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर लेस रेगुलरिटी थी, अब सॉलिड स्टेट में उनके अंदर रेगुलरिटी इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो फ्री स्पेसेस, जो खाली जगह प्रोड्यूस हो रही थी, वो भी अब ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है? सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम वाटर का इंक्रीज हो जाता है। किसकी निस्बत? लिक्विड फॉर्म की निस्बत, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है? अब फ्री स्पेसेस मौजूद हैं। तो एक पॉइंट तो आपने ये याद रखना है कि जब सॉलिड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो रेगुलरिटी आ जाती है और फ्री स्पेसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। जब फ्री स्पेसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, जब ज़्यादा खाली जगह प्रोड्यूस होंगी, तो उनका वॉल्यूम 9% तक जो है वो उनका वॉल्यूम क्या कर जाता है जी? इंक्रीज़ कर जाता है। किसकी निस्बत? लिक्विड वाटर की निस्बत। एक और बात, अब देखें, आप एक चीज़ को देखें
कि उसके अंदर जो है वो खाली जगह अगर प्रोड्यूस हो गई हैं, फ्री स्पेसेस प्रोड्यूस हो गई हैं, मतलब वो अंदर से खोखली हो गई है, एक हॉलो आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि हॉलोनेस उसके अंदर प्रोड्यूस हो गया है। तो इस तरह की चीज़ की अगर आप डेंसिटी देखें तो वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। जैसे आप एक लकड़ी की मिसाल ले लें, अब लकड़ी अगर जो है वो गीली लकड़ी होगी या फिर उसके अंदर जो है वो हॉलोनेस नहीं होगी तो वो भारी होगी, लेकिन एक आप खोखली लकड़ी को देखें, उसके अंदर जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो बाहर से तो ठीक हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर से अगर उसका स्ट्रक्चर खाली होगा, वो खोखली होगी, तो वो लकड़ी क्या हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अब वाटर के अंदर चूँकि सॉलिड स्टेट में उसके अंदर क्या हो गई हैं कि हॉलो स्पेसेस प्रोड्यूस हो गई हैं, फ्री स्पेसेस प्रोड्यूस हो गई हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या कर जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब जब डेंसिटी उसकी अपने लिक्विड फॉर्म की निस्बत कम हो जाती है तो क्या होता है, फिर अब यहाँ पर उसके जब हम उसको वाटर के अंदर डालते हैं तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है, सरफेस पे तैरना शुरू कर देता है वो बर्फ़। तो यही जो है वो इसके पीछे रीज़न है कि सॉलिड स्टेट में फ्री स्पेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, फ्री स्पेसेस जब प्रोड्यूस होंगी डेंसिटी कम हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में आइस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड वाटर की निस्बत कम हो जाएगी, उसका वॉल्यूम 9% इंक्रीज़ कर जाएगा और फिर वो क्या करेगी, लिक्विड वाटर के सरफेस पे फ्लोट आउट करेगी, तैरेगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है सिमिलैरिटी बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड डायमंड। डायमंड और आइस के दरमियान हमने स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी पढ़नी है। सिमिलैरिटी इनके अंदर यही है, इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जब आप डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड कार्बन का टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर कार्बन का है। उसके अंदर ये होता है कि कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ, जो है वो इस तरह से थोड़ी सी अरेंजमेंट जो है वो होती है। अब इसमें ये होता है कि सेंटर में कार्बन होता है टेट्राहेड्रॉन के और इर्द गिर्द उसके दूसरे एटम के साथ वो अटैचमेंट शो कर रहा होता है। अगर हम वाटर को देखें तो वाटर में भी यही चीज़ पाई जाती है, उसके अंदर भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो भी टेट्राहेड्रॉन बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन मतलब इस तरह का ये जो चार स्ट्रक्चर कार्बन यहाँ पर बना रहा था डायमंड में, वाटर में क्या करता है, वाटर में ये स्ट्रक्चर कौन बना रहा होता है, ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन चार बॉन्ड कैसे बना रहा होता है, दो बॉन्ड उसके परमानेंट अपने हाइड्रोजन के साथ H2O के मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं, और दो जो बॉन्ड हैं जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे होते हैं, जिनको हम डैश लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसके साथ बन रहे होते हैं, वो भी दो हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होंगे ये किसी और मॉलिक्यूल के होंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रॉन बनता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कार्बन जो डायमंड है उसके सेंटर, टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में कार्बन मौजूद होगा, और जो हमारा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके टेट्राहेड्रॉन के दरमियान में क्या मौजूद होगा, ऑक्सीजन, और बाकी दोनों जो है वो हेक्सागोनल 6 कोनों वाला जो है वो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ लो डेंसिटी ऑफ आइस की। हमने ये एक प्रॉपर्टी पढ़ ली कि आइस जो है वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर फिर अपने लिक्विड फॉर्म की निस्बत फ्री स्पेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं और जो है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये हेल्प आउट किस तरह से करता है कोल्ड क्लाइमेट में, मतलब ठंडे इन्वायरमेंट में ये किस तरह से हेल्प आउट करता है। ये यहाँ पर जो एप्लीकेशन बताई गई है ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बताई गई है, मतलब कि जो ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उनके बारे में ये एप्लीकेशन है। होता ये है कि जो कोल्ड क्लाइमेट होते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं, उनमें अगर हम बात करें रिवर्स वगैरह की या फिर हम जो है वो कैनाल्स वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें होता ये है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है 4 डिग्री सेल्सियस से, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो पानी क्या करना शुरू कर देता है जी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जब टेम्परेचर कम होता है तो उनका जब टेम्परेचर कम होना शुरू कर देता है तो वो आइस बनना शुरू हो जाती है। अब वो जो आइस बनेगी
उन मॉलिक्यूल्स के जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा तो वो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा कि जब आइस बनेगी तो उसका वाटर जो लिक्विड वाटर है उसकी निस्बत उसकी डेंसिटी कम होगी, तो उसने कहाँ पर आ जाना है, उसने सरफेस के ऊपर आ जाना है। अब जब वो सरफेस के ऊपर आएगी तो नीचे जो पानी है उसके लिए वो क्या करेगी, वो बर्फ़ की जो एक लेयर बनी है ऊपर, वो इंसुलेटिंग लेयर का काम करेगी। अब इंसुलेटिंग लेयर का जब वो काम करेगी, इंसुलेटिंग लेयर से मुराद ये है कि ये हमारे पास एक जो है वो इंसुलेटिंग लेयर बन गई है, ये बर्फ़ की एक लेयर बन गई है और यहाँ पर वाटर मौजूद है, लिक्विड वाटर मौजूद है। अब ये इन्वायरमेंट से हीट जो है, यहाँ से हीट को इन्वायरमेंट में क्या करेगी कि एक्सचेंज नहीं होने देगी, तो जो ये वाटर है इसको वार्म ही रखेगी। जब टेम्परेचर जो है वो क्या है कि ऊपर नहीं जाएगा टेम्परेचर, अब बाहर इन्वायरमेंट कोल्ड है, नीचे वाटर का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा वार्म है, तो होगा ये, अगर ये इंसुलेटिंग लेयर ना होती तो ये होता कि ये जो लिक्विड है इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाता, डिक्रीज़ हो जाता, इसकी हीट जो है वो लॉस हो जाती बाहर वाले इन्वायरमेंट में। लेकिन बर्फ़ क्या कर देती है, आइस क्या कर देती है कि वो यहाँ पर इंसुलेटिंग लेयर बना देती है, जिसकी वजह से ये जो नीचे वाला वाटर है वो वार्म वाटर रहता है और वो क्या है कि हीट को एक्सचेंज नहीं होने देता। तो ये इस तरह से फिर यहाँ पर इस पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो सस्टेन कर पाती है। तो ये इसकी सबसे एक बड़ी एप्लीकेशन है कि आइस के बनने की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो प्रोटेक्ट रहती है और उनको कोल्ड एनवायरनमेंट में भी जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।